मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को कहा कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर को 8 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है और 2023 में भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यह हमारे ग्रह की देखभाल करने की हमारी साझा जिम्मेदारी को याद दिलाता है। ये सोचने का क्षण है कि हम अभी भी एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से कहां चूक जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अपर महासचिव लियू जेनमिन ने कहा है कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि गरीबी उन्मूलन, भूख और कुपोषण के मुकाबले और स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों के कवरेज को और अधिक कठिन बना देती है। इसके विपरीत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता से संबंधित प्रजनन स्तर को कम करने में योगदान देगा और वैश्विक जनसंख्या वृद्धि को धीमा कर रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही जनसंख्या का संतुलन भी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ोतरी की रफ्तार या किसी समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा हो और हम जागरूकता या बदलाव के जरिए मूल निवासी की आबादी को स्थिर कर दें। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बयान पर बहस छिड़ गई है। सपा के योगी सपा ने योगी आदित्यनाथ का बयान का विरोध किया है। उधर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को धर्म से जोड़ना जायज नहीं है, ये पूरे मुल्क की मुसीबत है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। नकवी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि चर्चा है कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश की आबादी के सुरसा में के मुंह की तरफ बढ़ने की बात कहते हुए इसे नियंत्रण करने के लिए कड़े कानून बनाने की फिर से वकालत की। दरअसल बता दें कि गिरिराज सिंह ने एक वीडियो बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि ये जो बयान है ट्विटर पर साझा किया गया है। गिरिराज सिंह ने अफसोस इस बयान में जताया है और कहा है कि पिछले 3 दशकों में भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार में चीन से पिछड़ गया है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अंदर अपने पड़ोसी देश से आगे निकल गया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारी आबादी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। 10-10 बच्चे पैदा करने वाली विकृत मानसिकता पर अब अंकुश लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून बने जो पूरे देश में और सभी धर्म के लोगों पर लागू हो। वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बढ़ती आबादी खतरा है तो चीन इतना अच्छा क्यों कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और विकास के मामले में वो भारत से आगे है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? अगर बढ़ती जनसंख्या खतरा है तो चीन इतना अच्छा क्यों कर रहा है? तो बढ़ती जनसंख्या पर अब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इस पे बयान आने शुरू हो गए हैं और साफ तौर पे आपको बता दें कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक वर्ग के साथ बढ़ती आबादी को जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये देश के लिए चिंता का विषय है, इसको किसी धर्म और जाति और मजहब से जोड़ना कतई सही नहीं है। आपको बता दें कि इस पर बयानबाजी लगातार जारी है। सपा की तरफ से भी बयान आया, तेजस्वी यादव की तरफ से भी बयान आया और जिस तरह से विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को कहा कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर को 8 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है और 2023 में भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का भी अनुमान है। ये कितना बड़ा कहीं ना कहीं खतरा है या फिर यूं कहे कि चुनौतियां भारत के लिए बढ़ने वाली है और क्या वाकई अब कुछ ऐसी ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि इस बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके।
और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद शंकर है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। नीरज राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव है आरजेडी के। बहुत स्वागत है नीरज जी आपका भी। बहुत महत्वपूर्ण चीज इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें आनंद जी, विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जब संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर को 8 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है और 2023 में भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। ये कितनी बड़ी दिक्कत और कितनी बड़ी चुनौतियां भारत की जनता के लिए, भारत सरकार के लिए पैदा कर सकता है? देखिए नेहा जी, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय लेके आ जा पाई है। ये ना सिर्फ भारत के लिए, ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट होने वाला है। इसको हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही एक खुले मन से इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इसको जाति, धर्म, मजहब, पंथ से जोड़कर कतई देखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें किसी गतिरोध विरोध की आवश्यकता है। अब अपने भारत में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब हो जाती है जब आप किसी भी सोशल कॉज को लेके या नेचुरल कॉज को लेके आगे बढ़ती हैं, तो इस पे अलग अलग टिक्का टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नैरेटिव है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ये नैरेटिव है, इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत के हित में सोचती है और भारत के हित में जनसंख्या पर नियंत्रण करना उतना ही आवश्यक है जितना आपको अपने घर के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना। अभी तो चलिए, अभी हम लोग 1-2 पायदान नीचे हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन ने जो प्रेडिक्शन दिया है, आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति होगी। कुछ मित्र लोग कहते हैं कि भाई चाइना बहुत आगे है। चाइना का आप डेमोग्राफिक अध्ययन करिए ना, चाइना आपसे भूगोल में बहुत बड़ा है, एक बात। दूसरी बात, चाइना में अगर सरकार कुछ कानून लेके आती है तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की हिम्मत नहीं होती है उस पर टिक्का टिप्पणी करने की। वो कानून का बहुत ही धर्म के रूप में पालन करते हैं। वहाँ ये छद्मी धर्मनिरपेक्षता नहीं है, वो छद्मी सेक्युलरिज्म नहीं है वहाँ। नहीं सर, दिक्कतें तो है और जाहिर तौर पर चुनौतियां बढ़ सकती है। मैं रोकना चाहूंगा मैम जी, मैं क्षमा चाहूंगा। जैसे कि भाई साहब ने कहा, प्रकाश जी ने, कि ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोग आकर के आप इसको देखिए, अपने ऊपर व्यक्तिगत मत लीजिए। जी मैं माफी चाहूंगा, मैं अपने विषय को रखना चाहूंगा इस पे। मेरा कोई भी व्यक्ति यदि किसी कानून पर अपने सवालात को उठाता है तो सुनने की जरूरत है। अब पहले की जरूरत है कि वो क्या हमारे जनता के लिए वो कानून सही है या अपनी मनमर्जी से जो मन किया तानाशाह की तरह उस कानून को हम लागू कर देंगे। अगर आपको उसे देनी समझदारी नहीं है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, तो मैं क्या ही बात करूं आपसे। आप पूरी बात मेरी सुनिए, पहले बीच में टोका टाकी मत करिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। क्षमा चाहूंगा, मैंने बीच में मैंने टोका टाकी की बात रख लेते। नीरज जी पहले सुन लेते हैं आनंद जी को, उसके बाद मैं आपके पास और मैं अभी उससे भी कड़े शब्दों का प्रयोग करूंगा। ठीक है आनंद जी, रखिए अपनी बात। मैं तार्किक रूप से उससे भी कड़े शब्दों का प्रयोग करूंगा और आपको धैर्य से सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे तर्क है और तर्क ये है नेहा जी, तर्क ये है, ये जो कानून बन रहा है, ये कानून की आवश्यकता क्यों है, मैं आपको इसका तर्क समझाता हूँ। आप देखिए, भारत देश में सबसे ज्यादा जागरूकता अभियान चलता है पुलिस विभाग में। आप सोचिए, अगर कानून नहीं बनाया गया होता तो क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करती, क्या आप सीट बेल्ट लगा के चलती, क्या आप लाल बत्ती जंप नहीं करती? जागरूकता तो बहुत होती है कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए। क्या आप मानती हैं? आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहा मैं एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। कानून बना कि नहीं, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़े जाएंगे उनके ऊपर एक सीवियर पनिशमेंट होगा, जो रेड लाइट जंप करेंगे उनके ऊपर पनिशमेंट होगा। तब जाके धीरे धीरे चीजें नियंत्रण में आ रही हैं। सिमिलरली जनसंख्या के ऊपर ये जो, मैंने फिर से ये दोबारा शब्द कर रहा हूँ, जो ये छद्मी सेक्युलर लोग हैं, छद्मी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, इनको लगता है कि भाई इससे मुस्लिमों की आबादी कम हो जाएगी। अरे भैया, भारत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है कि भारत कहाँ जा रहा है, भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है और उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या उत्पन्न हो रही है। हमें मिलजुल के नीरज बाबू इस पे चिंता करने की आवश्यकता है। आप सोशल मीडिया का आज उठा के देखिए। नीरज जी, क्यों तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि अगर चीन की तुलना कर रहे हैं? बीच में इसलिए रोका, सुन लेते, क्योंकि कोई भी कानून हमारे सभी जनता के लिए बनाए जाते हैं। इसके लिए जरूरत है हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति
होने के बावजूद किसी नियम को पारित करने के लिए उसे अग्रसर किया जाता है। परंतु बिहार का कौन सा विपक्ष किस सहमति में है, आप बताइए। बिहार मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जो भी चीजें आती हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा जनगणना की बात आती है तो आप उसको आगे लेके बढ़ने लगते हैं। आप पता नहीं किस ओर लेके जाना चाहते हैं अपने बिहार जैसे एक। मैं तो सिर्फ आपसे सर यही कहना चाहूंगा कि भारत की जनता से पूछा जाए, आनंद जी सुन लेते हम नीरज जी भारत की जनता से पूछा जाए कि आपके किन कानून के बनाए गए जो कानून आपने अभी पारित किया या फिर अपने मर्जी से उसे लागू करने की कोशिश या कर रहे हैं, तो जनता कितना आपके फेवर में है। आप अभी से पिछले कई चीजों पे आप देख लीजिए। लास्ट की बात आप ले लीजिए। नहीं लास्ट वाली जो अभी इस पे आइए ना सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून से क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास तो रोजगार देने के लिए क्षमता ही नहीं है। आपके सरकार तभी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है सर, कि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। रोजी रोटी नहीं दे सकते, जहाँ पे 2 बच्चे हमारे पास हैं उन्हें तो आप रोजी रोटी नहीं दे पा रहे हैं, और जब आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है तो आप सीधा जनसंख्या नियंत्रण पे आ जाते हैं। 2 बच्चे वाले परिवार कितने हैं सर, ये भी समझने की जरूरत होगी। नीरज जी 2 बच्चे अगर ये कानून लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों को इसका सपोर्ट करोगे या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये देश के खिलाफ है, ये देश के विरोध में है, या फिर इससे भला नहीं होगा? जनता में बिल्कुल भी नहीं है। जनता के फेवर में ये जो चीजें रखी जाएंगी वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण ही इनका एक मुद्दा है, या फिर जनसंख्या जो हमारे देश की है उसे रोजगार देने की भी मुद्दा बनाई जाए। चलिए आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जनसंख्या हमारे देश की है क्या वो सही से है, आर्थिक स्थिति हमारी सही है? भारतीय जनता पार्टी क्या इस चीज को नहीं देखती है? उसी को तो बेहतर करने के लिए इसमें मंथन हो रहा है, उसी को तो बेहतर करने के लिए मंथन हो रहा है। मौलाना जी अब सवाल ये है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2023 में भारत सबसे आबादी वाला देश के रूप में आगे निकल जाएगा और चीन को भी पीछे छोड़ देगा, ये अनुमान जताया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई आपको लगता है कि देश में अब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए खास कानून की जरूरत है? फिर से बताइए, फिर से। सर संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि 2023 में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई आपको लगता है कि देश में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक खास कानून की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए ऐसा कानून, क्योंकि दुनिया में हर जगह पे कानून है कि जनसंख्या को रोकने के लिए कानून की सख्त जरूरत है हमारे भारत के अंदर, क्योंकि जब संख्या बढ़ जाएगी तो मुश्किलात पैदा होंगी। एक घर में अगर 8 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे होंगे तो आदमी कैसे तालीम दे पाएगा, एजुकेशन करवा पाएगा, तमाम मुश्किलात पैदा होती हैं जनसंख्या बढ़ने से। तो बिल्कुल बनना चाहिए कानून। और जैसे और कंट्रीज में है, इस्लामी मुल्कों में है, यूरोप वगैरह में बने हुए कानून है कि 2 बच्चे हों और उनकी जो है अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए, इसमें किसी को। लेकिन मौलाना साहब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के विरोध में है। सर एक ऐसी छवि क्यों डेवलप करने की कोशिश ऐसे लोगों की तरफ से की जा रही है जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक खास वर्ग का विरोध करने के लिए इस कानून को लाने की जरूरत लोगों को लग रही है, सरकार को लग रही है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून जो होता है सबके लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब किसी एक समुदाय के लिए कानून बनता है। कानून भारत के हर एक फर्द के लिए और हर धर्म, हर मजहब के लिए बनता है, इसलिए सबको चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बिना कानून के जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर बिना कानून के कानून बनाया जाए और उस पर अमल किया जाए तो बिल्कुल जो है मतलब एक हो सकता है। ऐसा नहीं है, कानून हमने ईरान में भी देखा है, इराक में देखा है और मुल्कों में देखा है, कानून पर लोग अमल करते हैं। वो साफ कह देते हैं कि ऐसा अगर 2 बच्चे होंगे तो उनकी हम पढ़ाई लिखाई जो भी मतलब खर्च होगा देगी, गवर्नमेंट देगी। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो जिम्मेदारी खुद लोगों की होगी, उनके माँ बाप की, फैमिली की होगी। वो तो कानून पर अमल होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। ठीक है, नीरज जी का मैं रुक कर लेती हूँ। नीरज जी देखिए, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो ये समझता है कि देखिए 2 बच्चे जो हैं वो कुशल परिवार माना जाता है, फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि एक खास धर्म को टारगेट करने की एक कोशिश की जा रही है? देखिए मैडम, में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक खास धर्म को टारगेट करके जनसंख्या नियंत्रण पर बातचीत की जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश में एक नियम लागू की जाए, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ
इससे दिक्कत क्या है? जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ही अच्छी बात है, कारण कि इससे जो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, हम लोग बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इससे इसको लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भी समर्थन है, जनता का भी समर्थन है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार अगर ये लेके आएगी मसौदा, बिल लेके आएगी, आप लोगों का समर्थन होगा क्या संसद में? मैं तो कह रहा हूं कि पहले जो है जातीय जनगणना की जो बात की जा रही थी, उस पर तो समर्थन हो ही नहीं पा रहा है। आप देखिए, इसमें डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं सर, क्लियर आंसर दीजिए। जातिगत जनगणना एक अलग चीज है और जनसंख्या कंट्रोल करना, उसके लिए कानून बनाना एक अलग चीज है। ये दो चीजें तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना जो है और जनसंख्या, जानकारी तो हो कि किस जातियों में क्या स्तर चल रहा है हमारे देश में। ये बिल्कुल बराबर सिमिलरिक है दोनों। आप देखिए दोनों को एक गौर से, तो जातीय जनगणना हो या जनसंख्या हो, रिलेटेड टू जनगणना, आप उसको तो देखिए ध्यान से। जातीय जनगणना से मैं भाग नहीं रहा हूं या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप शुरुआती जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उस बारे में भी सोचने की जरूरत है, जिस बारे में आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना के आधार पे। लेकिन नीरज जी, अगर सरकार इस मसौदे को लेके आती है, बिल को लेके आती है, आप लोगों का समर्थन होगा या नहीं होगा? मैं तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, बड़े ही शालीनता के साथ मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से बस एक आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो हमारे देश की जो जातीय जनगणना है उस पर ध्यान रखें, बावजूद उसके रोजगार का ध्यान रखें, और उसके बाद आप करिए ना देश के सेवा में जो आप कर सकते हैं। ये आपका डिप्लोमेटिक आंसर है सर, आप क्लियर आंसर नहीं दे रहे। देखिए मैंने 3 बार आपसे एक ही सवाल पूछा है कि क्या आप उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। आपने डिप्लोमेटिक आंसर दिया, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। आनंद जी कुछ कहने जा रहे हैं, जल्दी से बताइए अपनी बात। देखिए मैडम, इसको थोड़ा सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। मैं हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, मौलाना कुमी जी, इनकी बातों से पूरा का पूरा इत्तेफाक रखते हुए 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। अपने देश में क्या है, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। कुछ जो ऐसी प्रांतीय पार्टियां, रीजनल पार्टी जो है, जैसे सपा हो गई, राजद हो गई, इनके पास करने को, कहने को कुछ नहीं बचा है, तो कुछ ये वोट बैंक की राजनीति करते, और इनके पास ना कोई मुद्दा होता है, ना कोई प्रबुद्ध मुद्दा है, ना कोई वोट सामाजिक। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, मैं बस थोड़ा देर में कहना चाहूंगा और बीच में आप टपक जाते हैं जब सीरियस बात हो रही है। ये हंसी मजाक नहीं चल रहा है। उसी सीरियस में मैं उसी सीरियस में एक सीरियस बात कहना चाहता हूँ। अगर आप दो पार्टियों को दो पार्टियों को आपने अपने पार्टियों से अलग टाइप का बताया, खोलने की बात, जब दो पार्टियों को आपने अलग टाइप का बताया, तो ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमारी है। आप कुछ नहीं पार्टी है, एक सांसद तो है नहीं, आप 10 मुद्दे गिना दिए। पब्लिक से क्या रेफरेंडम लेके भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है? पब्लिक ने चुन के भाजपा को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पे सुन के नहीं आते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पे काम कर रही है, इसलिए आप बहुत ज्यादा उतावले मत होइए, गंभीरता से चर्चा हो रही है, इस पर गंभीर मुद्दे पे आइए। आपके पास मुद्दा है नहीं, भटकी हुई बातें आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देश की जनता जब भटकती है तो उसकी बातें उतावलेपन ही लगती है सर। बिल्कुल नहीं, की जनता जब भटकती है तो लोग उसको उतावलेपन का नाम देकर चुप करा देते हैं। ठीक है, आनंद जी एक सेकंड मेरी बात रखिए। हाँ रखिए, आप जल्दी से बात रखिए, फिर मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं, जल्दी से नहीं, बहुत गंभीर विषय चल रहा है इस पे, ये टीका टिप्पणी से नहीं चलेगा। ये देखिए, ये मुद्दा ऐसा है कि जब तक कानून नहीं बनेगा और कड़ाई से इसका अनुपालन नहीं होगा, नेहा जी, भारत की स्थिति, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक सारी संरचना बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए मैं बड़े विनम्रता के साथ पूरे देश के पार्टियों से ये विनम्र निवेदन करूंगा, ये राष्ट्र हित में आगे आए, कदम से कदम मिला के चले। भारत सरकार की ये कोई निजी योजना नहीं है, ये महत्वाकांक्षी योजना भारत के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत के भविष्य के लिए, सबके लिए है। ना इसमें हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ये सभी भाइयों के उत्थान। ठीक है सर, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आ रहा है, मैं वो सवाल आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो गर्भपात ज्यादा होगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल के सामने आ रहा है। इसको भी रोकने के लिए भले ही कानून बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर 2 बच्चों का कानून बन जाता है तो इससे गर्भपात की संभावना ज्यादा होगी और ज्यादा गर्भपात होंगी। ये एक सवाल। बिल्कुल, आपने बहुत ही एक मार्मिक सवाल पूछा। देखिए नेहा जी,
कानून के साथ साथ जागरूकता बहुत जरूरी चीज होती है। भारत के लोग अपने आप में बहुत जागरूक लोग, जो गर्भपात का जो प्रतिशत है, जो रेशियो है, इसको ये बहुत कम है हमारे देश में, बाकी के देशों की अपेक्षा आपके यहाँ कम है। इसको जागरूकता में लाने की जरूरत है कि उसको कैसे रोका जा सके। तो कानून भी बनाइए, साथ साथ जागरूक भी होइए, जागरूकता भी फैलाइए। इसमें कमी लाना चाहिए, जागरूकता से ही कमी आएगी। लेकिन कानून और उसके बाद जो कुछ नियम ऐसे संशोधित किए जाए कि 2 बच्चों के बाद इनको सिर्फ जागरूकता से भी तो आपने कहा कि काम नहीं चलता, और दूसरी बात ये कि अगर जागरूकता से भी काम नहीं चलेगा तो लिंगानुपात ज्यादा होगा, उसकी भी संभावना ज्यादा हो जाएगी। अब आप समझिए ना, फिर मैं आपको काउंटर करता हूँ इस पे कि अगर हम कानून नहीं बनाते, क्या लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं हो रहा? मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, क्या और भी ये हत्याएं नहीं हो रही है, कानून भी बना है, अपराध नहीं हो रहे हैं जघन्य, लेकिन एक जागरूकता चलाई जा रही है कि नहीं भाई, कानून के साथ साथ ये इस पे जागरूकता भी जरूरत है। खाली जागरूकता से अपने यहाँ कुछ नहीं होने जाने का। जागरूकता बहुत दिन चलाई गई, प्रदूषण पे नियंत्रण नहीं हुआ। जब कानून बना और सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी इम्प्लीमेंट कर दिया तो देखिए पूरी की पूरी बसें समाप्त हो गई ना, डीजल और पेट्रोल की, आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। तो कानून भी बनना चाहिए और जागरूकता भी। चलिए, कानून बनना चाहिए, लेकिन ये कानून कब तक आता है और कौन कौन सी पार्टियां इसका सपोर्ट करती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।